Hello everyone, welcome back to class. Today we are going to proceed with economy related current affairs और इनमें specifically हम देखेंगे यूनियन बजट 2023-24। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बजट। सब एग्जाम्स में बजट पूछा जाता है, स्पेशली पीसीएस एग्जामिनेशंस, यूपीएससी, एसएससी, इन सब के लिए तो बजट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स सी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द बजट 23-24 ऑन 1 फरवरी 2023। पहले तो यही देख लेते हैं कि बजट प्रेजेंट कब होता है। 1 फरवरी को अब बजट प्रेजेंट होता है, पहले अलग डेट थी, अब 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है। जीडीपी, द गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड अ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, दैट इज रियल जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है? रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन ऑफ 10.5% इन 2023-24। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है 6.4%। ये जो टारगेट था ये अचीव्ड हो गया। फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ 6.4% अचीव्ड इन द रिवाइज एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ये टारगेट 2022-23 में अचीव हो गया। 2023-24 में टारगेट है 5.9% का फिस्कल डेफिसिट के लिए। एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। गवर्नमेंट प्रपोज कर रहा है टू स्पेंड 45,03,097 crore in 2023-24, which is an increase of 7.5% over the revised estimates of 2022-23. कितना स्पेंडिंग प्रपोज किया है गवर्नमेंट ने? 45 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 45 लाख करोड़ 2023-24 में, जो कि 7.5% इंक्रीज है ओवर द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ 2022-23। Center gave a boost to infrastructure development and earmarked 10 lakh crore as capital expenditure for financial year 2023-24। 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ईयरमार्क करके रखा है गवर्नमेंट ने। ये 33% हायर है देन 7.5 लाख करोड़ जो कि पिछले फिस्कल में दिया गया था। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है अब ये देख लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो देख लेते हैं यहाँ पे ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है। व्हाट इज इट? टोटल एक्सपेंडिचर में से हमने रिड्यूस किया रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। दोनों रिसीट्स को हमने टोटल एक्सपेंडिचर में से रिड्यूस किया है, वो हमारा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है। नेगेटिव में होगा ऑब्वियसली, बिकॉज डेफिसिट है, हमेशा नेगेटिव में होगा। रिसीट्स में बोरोइंग को हम ऐड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आपको सोचने की बात है, बिकॉज बोरोइंग है, हमें उन्हें वापस करना है। अभी के लिए वो पैसा आया हुआ है बट समवेयर वी हैव टू रिटर्न इट, तो फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग को एक्सक्लूड करते हैं, इसीलिए नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है यहाँ पे। ये देखते हैं, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है रुपी कहां से आता है, कितना परसेंटेज ऑफ रुपी कहां से आता है। तो सबसे ज्यादा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज यहां से। सेकंड पे है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्सेस। थर्ड पे है कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स भी जिसे बोलते हैं। उसके बाद है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, देन कम्स नॉन टैक्स रिसीट्स, देन कम्स कस्टम्स एंड देन कम्स नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। बट सबसे ज्यादा कहां से आता है? बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। बहुत बार आपको ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक करने के लिए भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि रैंक दीज, तो ये आपको पता होने चाहिए। सबसे कम कहां से आ रहा है ये देख लीजिए, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट से सबसे कम आता है, और सबसे ज्यादा आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से। ऐसे ही हमारा रुपी जाता कहां है? फॉर एवरी 1 रुपी दैट वी स्पेंड, वेयर डज इट गो? परसेंटेज में दिया हुआ है हमारा वेयर डज आवर रुपी गो। सबसे ज्यादा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में, जो हमने पहले के कुछ डेट वगैरह ले रखा होगा उनका इंटरेस्ट जाता है, तो सबसे ज्यादा वो जाता है 20%। उसके बाद में जाता है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में, फिर जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। उसके बाद में इक्वल परसेंटेज स्पेंड होता है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। देन आफ्टर दैट इक्वल स्पेंड होता है डिफेंस 8% एंड अदर एक्सपेंडिचर 8%। आफ्टर दैट सब्सिडीज 7%। सोचिए कितना ज्यादा, 7% हमारा सब्सिडीज में जाता है। एंड देन आखिरी में पेंशन्स 4%। तो सबसे ज्यादा कहां पे आप ये देखिए, सबसे ज्यादा है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स पे और सबसे कम है हमारा पेंशन्स में। और ज्यादा और हाइलाइट्स देख लेते हैं। पर्सन विद एनुअल इनकम अप टू 7 लाख विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स।
Number of slabs in the tax structure introduced in 2020 have been reduced to 5. Important highlights देख लेते हैं बजट के. Total expenditure estimated, the government is estimated to spend 45 lakh crore in 2023-24. ये 7.5% ज़्यादा है revised estimates के पिछले साल के. आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 35 लाख करोड़ जो कि 1.2% इंक्रीज है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू बी 10 लाख करोड़ विच इज 37.4% इंक्रीज. टोटल रिसीट्स देख लेते हैं. गवर्नमेंट रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स आर एस्टिमेटेड टू बी 27 लाख करोड़ एंड इंक्रीज ऑफ 11.7% ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स. ब्रेकअप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीट्स इन 2023-24. इनडायरेक्ट टैक्सेस देखते हैं. टोटल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एस्टिमेट हुआ है 15 लाख करोड़ का 2023-24 में. ऑफ दिस गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है टू रेज 9,56,000 करोड़ फ्रॉम जीएसटी. कॉर्पोरेशन टैक्स देख लेते हैं. द कलेक्शंस फ्रॉम टैक्सेस ऑन कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10.5%. इस बार हमारी उम्मीद है कि 10.5% ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे हम कंपनी से. 16% हायर होगा बजट एस्टिमेट से हमारा, ये भी हमारा एक्सपेक्टेड है, जो कि होगा 7,20,000 करोड़. 2022-23 की ये बात है. जितना हमने एक्सपेक्ट किया उससे 16% हायर होगा. इनकम टैक्स देख लेते हैं. द कलेक्शंस फ्रॉम इनकम टैक्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10.5% इन 2023-24. ये भी एक्सपेक्टेड है कि 10.5% इंक्रीज हो जाएगा 2023-24 में टू 9 ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़. इनकम टैक्स कलेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी, और पिछले साल के लिए भी हमारा 2023-22-23 के लिए भी एक्सपेक्टेड है कि टैक्स कलेक्शन एक्सपेक्टेड टू बी 16.4% हायर देन द बजट एस्टिमेट. नॉन टैक्स रिसीट्स देख लेते हैं. नॉन टैक्स रेवेन्यू कंसिस्ट मेनली ऑफ इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन्स गिवन बाय द सेंटर, डिविडेंड्स, लाइसेंस फीस, टोल्स एंड चार्जेस फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज. 2023-24 में नॉन टैक्स रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15% ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ 2022-23. डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2023-24 इज 51,000 करोड़, जो कि एक मार्जिनल इंक्रीज होगा बाय 2% ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ 2022-23. डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स 51,000 करोड़, पिछली बार से ज्यादा 2% ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है. ब्रेकअप देख लेते हैं ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन 2023-24. मिनिस्ट्री वाइज है ये. सबसे पहले ढूंढते हैं कि कौन सा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कौन सी मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा है. तो सबसे ज्यादा एज वी कैन सी इट इज इन द रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री. रोड एंड ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. उसके रेलवेज में सबसे ज्यादा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. उसके बाद में आता है जल शक्ति. फर्स्ट पे रेलवेज है 48.6. फर्स्ट पे रेलवेज है 48.6. सेकंड पे है जल शक्ति 31.4 एंड ऑन थर्ड इज फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे नेगेटिव में है. ये ध्यान से देखने की बात है, वरना आप लोग भी ट्रिक हो जाएंगे. ये ट्रिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करने का भी कोशिश किया. नेगेटिव में है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. कौन कौन सी हैं जो नेगेटिव में है? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, देन रूरल डेवलपमेंट, ऑल दीज आर इन नेगेटिव. ये हम परसेंटेज चेंज देख रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. कितना परसेंटेज चेंज है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? 2022-23 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू 2023-24 कितना चेंज है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? तो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 30% कम हो गया है. केमिकल फर्टिलाइजर्स में 21% कम हुआ है एंड रूरल डेवलपमेंट में 12% कम हुआ है. सबसे ज्यादा किस में इंक्रीज है आप वो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. रेलवेज में है सबसे ज्यादा फर्स्ट पे, सेकंड पे है जल शक्ति में सबसे ज्यादा इंक्रीज, और उसके बाद थर्ड पे है रोड एंड ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा इंक्रीज. नेगेटिव में गया है सबसे ज्यादा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में एंड रूरल डेवलपमेंट में, सबसे ज्यादा इनमें गया है. एक्सपेंडिचर देख लेते हैं ऑन सब्सिडीज. 2023-24 में टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज इज एस्टिमेटेड टू बी 4,03,084 करोड़, अ डिक्रीज ऑफ 28.3%. सब्सिडीज में हमारा डिक्रीज है फ्रॉम 2022-23.
फूड सब्सिडी में भी एस्टिमेट है कि 31.3% डिक्रीज होगा पिछले साल के मुताबिक। फर्टिलाइजर सब्सिडी में एस्टिमेट किया जा रहा है 22.3% डिक्रीज होगा फ्रॉम द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ 2022-23। डेफिसिट्स देख लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट 2023-24 में टारगेट किया गया है 5.9% ऑफ द जीडीपी, विच इज गोइंग टू बी लोअर देन द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ द लास्ट ईयर, विच इज 6.4%। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट पहली बात तो होता क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट 2.9% ऑफ जीडीपी है 2023-24 में और 4.1% था रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ 2022-23 में। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट्स एंड ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इन द बजट एस्टिमेट्स, पिछले इस साल का जो बजट एस्टिमेट है उसमें 1.7% ऑफ द जीडीपी है एंड पिछले साल 2.9% था। प्राइमरी डेफिसिट देख लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन fiscal deficit and the previous year interest payment of the government. Difference between fiscal deficit and the previous year interest fiscal deficit and interest payment में basically difference होता है, fiscal deficit and interest payments. Primary deficit in the budget estimate of 2023-24 कितना है, 2.3% है, पिछली बार 3% था रिवाइज एस्टिमेट्स में। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट टारगेट्स, FRBM एक्ट 2003 रिक्वायर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करे अपना आउटस्टैंडिंग डेट, रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट एंड गिव 3-year रोलिंग टारगेट्स। बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने रिट्रेट किया था गवर्नमेंट का एम कि वो रिड्यूस करेंगे फिजिकल डेफिसिट टू बिलो 4.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025-26। फिजिकल डेफिसिट हमारा 2021-22 में एक्चुअल फिगर्स हैं, ये जो हम सारी देख रहे हैं, एक्चुअल फिगर्स रिवाइज्ड एंड बजटेड। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा बजटेड था 2023-24 में 5.9% एंड रेवेन्यू डेफिसिट है 2.9% एंड प्राइमरी डेफिसिट है 5.3%। इस बार के लिए हमारा कितना बजटेड डेफिसिट हमारा कितना है, हमने क्या सोचा है, 5.9% होना चाहिए 2023-24 में फिजिकल डेफिसिट, 2.9% रेवेन्यू डेफिसिट, 2.3% प्राइमरी डेफिसिट। रिवाइज एस्टिमेट्स देख लेते हैं। 2022-23 के फिजिकल डेफिसिट था 6.4, रेवेन्यू डेफिसिट था 4.1 एंड प्राइमरी डेफिसिट था 3%। और एक्चुअल जो फिगर्स सामने आए हैं 2021-22 के, उसमें फिजिकल डेफिसिट था 6.7%, रेवेन्यू डेफिसिट था 4.4% और प्राइमरी डेफिसिट था 3.3%। बजट एट ग्लांस, इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रेवेन्यू रिसीट्स हमारी बजट एस्टिमेट 2023-24 के लिए कितना है, ऑलमोस्ट 26 लाख है। टैक्स रेवेन्यू नेट जितना सेंटर में आएगा वो ऑलमोस्ट 23 लाख है। ये सब करोड़ में फिगर्स हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू वुड बी अराउंड, इससे कम है, टैक्स रेवेन्यू से कम है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू, काफी कम है। उसके बाद में कैपिटल रिसीट्स देखी जाए तो 18 लाख, नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा ऑलमोस्ट 3 लाख है और कैपिटल रिसीट्स हमारी 18 लाख के अराउंड है। रिकवरी ऑफ लोन्स में भी हमने ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ रेज करने का हमारा एस्टिमेट है। अदर रिसीट्स में 61,000, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज में हमारा कितना एस्टिमेट है जाएगा, 17 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 18 लाख करोड़। टोटल रिसीट्स 1 + 4, 1 है रेवेन्यू रिसीट्स और 4 है कैपिटल रिसीट्स, हमारी ऑलमोस्ट 45 लाख होने वाली हैं। टोटल एक्सपेंडिचर जो कि 10 + 13 इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, दैट इज गोइंग टू बी ऑन रेवेन्यू अकाउंट ऑफ विच एंड 13 इज ऑन कैपिटल। रेवेन्यू और कैपिटल हमारा एक्सपेंडिचर बेसिकली ऑलमोस्ट 45 लाख होने वाला है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिगर, एक इंटरेस्टिंग चीज देखने की ये है कि यहाँ पे इन्होंने हमारा जो भी एस्टिमेट्स हैं उसमें हमारी जितना रेवेन्यू होगा उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, दोनों की एग्जैक्टली सेम फिगर है। 45,30,97, 450,30,97, 45,030,97।
ऑलमोस्ट 45 लाख दोनों का, एकदम 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 एग्जैक्ट फिगर्स हैं। तो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमारा जितना भी रेवेन्यू होगा उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद में हमारे कुछ और चीज़ें हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये देख लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट हमने ऑलरेडी देख लिया है कितना हमारा एस्टिमेटेड है। रेवेन्यू डेफिसिट हमारा ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड है 2.9, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.7, फिस्कल डेफिसिट 5.9 एंड प्राइमरी डेफिसिट 2.3। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2022-23 रिड्यूस कर दिया गया बाय 32,000 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ नेट अमाउंट पेएबल बाय सेंटर फॉर प्रायर ईयर्स। Growth in the year 2023-24 over 2022-23 is 10% excluding prior year adjustment. 10% growth है। ये इंक्लूड करता है ड्रॉन डाउन ऑफ कैश बैलेंस। इंपॉर्टेंट टैक्स प्रपोजल्स देख लेते हैं फाइनेंस बिल में। इनकम टैक्स रिजीम करंटली दोज विद इनकम ऑफ अप टू 5 लाख कैन अवेल अ रीबेट एंड नॉट पे एनी टैक्स लिमिट, और ये इंक्रीज कर दिया गया इस बार 7 लाख तक। नंबर ऑफ टैक्स स्लैब्स को रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 6 to 5। सरचार्ज ऑन द इनकम व्हेन इट एक्सीड्स ₹5 करोड़ विल बी रिड्यूस फ्रॉम 37% to 25%। Important announcement क्या है in the budget speech? This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. विजन अमृत काल के क्या हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। Opportunities for citizens with focus on the youth. Second is growth and job creation. Third is strong and stable macroeconomic environment. ये विजन है फॉर अमृत काल। ये 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अचीवमेंट्स देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम हैज मोर देन डबल टू ₹1.97 lakh in around 9 years. Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. EPFO membership more than doubling to 27 crore and 7,400 crore. Digital payments of 126 lakh crore has taken place through UPI in 2022. आप इस डेटा को यूज कर सकते हैं कहीं भी डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, कि डिजिटल पेमेंट्स ऑफ 126 crore has taken place through UPI in 2022. 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन। LPG कनेक्शंस 9.6 करोड़ दिए गए। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 करोड़ पर्सन्स। 47.8 करोड़ PM जन धन बैंक अकाउंट्स। इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्सन्स अंडर PM सुरक्षा बीमा एंड PM जीवन ज्योति योजना। अब देखो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके बारे में अलग से हाईलाइट्स दी गई हैं यूनियन बजट में, तो ऑब्वियसली आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए कि ये कौन सी स्कीम्स है। PM जीवन ज्योति योजना एंड PM सुरक्षा बीमा। हमने पहले जब नेशनल न्यूज कवर की थी तो उसमें भी बहुत सारी स्कीम्स थी, आप वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। कैश ट्रांसफर ऑफ ₹2.2 करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर PM किसान सम्मान निधि। प्रायोरिटीज क्या है ऑफ दिस बजट? द बजट अडॉप्ट्स द फॉलोइंग 7 प्रायोरिटीज। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड एक्ट एज सप्त ऋषि गाइडिंग अस थ्रू अमृत काल। क्या प्रायोरिटी है? प्रायोरिटी 1 देख लेते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसमें एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन के बारे में क्या दे रखा है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर विल बी बिल्ट, एन एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. Government will launch an Atmanirbhar clean plant program to boost availability of disease-free quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of ₹2,200 crore. Global hub for millets, Shri Anna. India is the largest producer and second largest exporter of Shri Anna. बहुत ज़्यादा इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हैं और सबसे सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं मिलेट्स के। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट, ये कहाँ पे है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट हैदराबाद में है। विल बी सपोर्टेड एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हेल्थ एजुकेशन एंड स्किलिंग, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस विल बी एस्टैब्लिश्ड। अ मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2024 विल बी लॉन्च्ड। प्रायोरिटी 2 क्या है अब हमारी? रीचिंग द लास्ट माइल।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रायोरिटी 1 का नाम, वो क्या था? प्रायोरिटी 1 था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रायोरिटी 2 इज रीचिंग द लास्ट माइल। Recently, the government has launched the Aspiration Blocks program, जो 500 blocks को cover करता है for saturation of essential government services to improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups (PVTGs). प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा। भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, भारत श्री will be set up in a digital epigraphy museum. Priority 3 क्या है? Infrastructure and investment, capital investment as driver of growth and jobs, ये प्रायोरिटी 3 है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। प्रायोरिटी 2 क्या थी? रीचिंग द लास्ट माइल, उसमें क्या क्या था? एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज एंड भारत श्री। कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ इन जॉब्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को शार्पली इंक्रीज किया गया फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो बाय 33% टू ₹10 lakh crore, which would be 3.3% of the GDP. ये almost 3 times है the outlay in 2019-20. Capital outlay of 2.40 lakh crore provide किया गया है रेलवेज को. This is the highest ever outlay, about 9 times the outlay in 2013-14. Priority 4 क्या है? Unleashing the potential. इसके लिए अंडर मिशन कर्मयोगी सेंटर, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज मेक कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, प्लान्स फॉर सिविल सर्वेंट्स। विवाद से विश्वास 2 ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा फॉर एमएसएमईज फॉर सेटलिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स। एन एंट्री डिजी लॉकर विल बी सेट अप फॉर यूज बाय एमएसएमईज, लार्ज बिजनेस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। एंटिटी डिजी लॉकर, डिजी लॉकर। प्रायोरिटी 5 क्या है? ग्रीन ग्रोथ। इसमें क्या क्या आता है? पीएम प्रणाम टू बी लॉन्च्ड, will incentivize state/UTs to promote usage of alternative fertilizers, PM Pranam। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लान्स होंगे, ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे अंडर गोबर धन स्कीम फॉर प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। अब आप लोग जाइए और देखिए सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, बट बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी में आपको छोटा सा बता देती हूँ। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वेस्ट भी उसमें कुछ, मतलब बेसिकली जो भी कुछ है इस सर्कल के अंदर है, कुछ बाहर नहीं निकल रहा, वेस्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। दिस इज सर्कुलर इकोनॉमी, और अच्छे से जाके आप इसे डिटेल में पढ़िए। बाकी क्या अदर इनिशिएटिव्स हैं ग्रीन ग्रोथ के लिए? सेटिंग अप 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग, प्रमोशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, प्रमोशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, फंड्स टू बी एलोकेटेड फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स। प्रायोरिटी 6 क्या है? यूथ पावर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. State will be encouraged to set up unity malls for promotion and sale of ODOP, one district one product, GI and handicraft products. Priority 7 क्या है? Financial sector. फाइनेंशियल सेक्टर में देख लेते हैं क्या क्या है। सेटिंग अप ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, जो कि इनेबल करेगी एफिशिएंट लेंडिंग, प्रमोटिंग finance inclusion and enhance financial stability. Setting up of a central data processing center for faster handling of administrative work under the Companies Act. Third is credit guarantee schemes for MSMEs, जो expand करेंगे corpus for a revamp scheme, तो enable करेंगे फिर additional collateral fee guarantee credit of 2 lakh crore. महिला सम्मान बचत पत्रा, one time new small saving schemes for a 2-year period with a deposit facility of up to 2 lakh for women. Benefits for senior citizens, enhanced maximum deposit limit for senior citizen saving schemes from 15 lakh to 30 lakh. बाकी दूसरे initiatives क्या हैं? Initiatives to promote business activities in GIFT IFSC, create more trained professionals in securities market via award of educational certificates. बाकी और highlights देख लेते हैं। जनवरी 31, 2023 पे इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम देख लेते हैं। पहले तो हमने सिर्फ बजट के बारे में देखा था, अब इकोनॉमिक सर्वे भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की क्या हाइलाइट्स हैं? जनवरी 31, 2023 को फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के बाद से पहले इकोनॉमिक सर्वे को टेबल किया पार्लियामेंट में। इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और अभी हमारे करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंता नागेश्वरन की हाइलाइट्स इकोनॉमिक सर्वे की हमारे क्या हैं देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
The survey has estimated real GDP growth in 2023-24 at 6.5%. It observed that the actual growth rate would lie in the range of 6 to 6.8% depending on the trajectory of economic and political developments globally. 2022-23 में GDP को estimate किया गया है to grow at 7% in real terms. 7% GDP ग्रोथ एस्टिमेट की गई है. इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी टर्म्स में और फिफ्थ लार्जेस्ट है मार्केट एक्सचेंज रेट्स में. इन्फ्लेशन देख लेते हैं. 2022-23 में रिटेल इन्फ्लेशन एस्टिमेटेड है एट 6.8% विच इज हायर देन 2021-22 विच वाज एट 5.5%. रिटेल इन्फ्लेशन increase हुआ 7.8% in the month of April 2022 before falling to 5.7% in December 2022. Survey expects inflation in 2023-24 to be lower than 2022-23 on the back of less economic uncertainties. Current account balance देख लेते हैं. India recorded a current account deficit हमने record किया है of 4.4% of the GDP which is equal to 36.4 billion US dollars in the second quarter of 2022-23 as compared to a deficit of 9.7 billion, that is 1.3% of the GDP in the second quarter of 2021-22. अप्रैल से सितंबर के बीच में इंडिया ने रिकॉर्ड किया एक करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ 3.3% ऑफ द जीडीपी ड्यू टू एन इंक्रीज इन मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट. शार्प राइज होने की वजह से ऑयल प्राइसेस के और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लोज होने की वजह से बिकॉज राइज हुआ इंटरेस्ट पेमेंट्स अब्रॉड, उन्होंने प्रेशर पुट किया इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे 2022 में. फिस्कल डेफिसिट देख लेते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट मॉडरेटेड टू 6.7% ऑफ द जीडीपी इन 2021-22 आफ्टर इट इंक्रीज टू 9.2% ऑफ जीडीपी इन 2020-21. Buoyant revenue collection over the last 2 years have helped in bringing down the fiscal deficit. The survey estimated that central government is on track to meet its fiscal deficit target for 2022-23 is 6.4% of the GDP. In 2022-23, general government deficit is estimated to be 9.4% of the GDP. जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट 2022-23 में एस्टिमेटेड है कि 9.4% ऑफ द जीडीपी होगा विच विल बी लोअर देन इन 2021-22 10.3% ऑफ जीडीपी. गाइज आई नो ये थोड़ा ओवरवेलमिंग है, बहुत सारा डेटा है, बट ट्रस्ट में आप इसे एक दो बार सुनेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने लगेंगे. आप लोग पहली बार सुन रहे हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा डेटा लग रहा होगा. एक दो बार इस वीडियो को सुनिए एंड आई एम वेरी श्योर आपको ये सब क्लियर होने लगेगा. डेट देख लेते हैं. टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 59.2% ऑफ द जीडीपी इन 2020-21 टू 56.7% ऑफ द जीडीपी इन 21-22. आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ द जनरल गवर्नमेंट आर एस्टिमेटेड टू बी 86.5% इन 2022-23. Most of it is held by resident and is denominated in rupees 95.1% of the total. External debt जो है is entirely owed to official sources which insulate it from the changes in international capital markets. About 98% of the debt is contracted at fixed interest rates, insulating from changes in interest rates. Agriculture and allied activities. India का agriculture sector has grown at an average annual rate of 4.6% during the last 6 years. In 2021-22, it grew by 3%. India has also emerged as a net exporter of agriculture products, with exports reaching an all-time high of $50.2 billion in 2021-22. बहुत important point है, India next net exporter of agriculture product बन के emerge हुआ है. The production of food grains and oil seeds has been increasing year on year. However, wheat production was adversely impacted in 2022 due to an early heat wave. क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए हमारा एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट होता है. द सर्वे ऑब्जर्व दैट देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट. एग्रीकल्चर क्रेडिट 13% हायर था देन द टारगेट ऑफ 16.5 लाख करोड़. द टारगेट फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर 2022-23 इज 18.5 लाख करोड़. इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर 31% ऑफ इंडियाज जीडीपी एंड एम्प्लॉयज ओवर 12.1 crore people. In 2022-23, the industrial sector is estimated to grow by 6.7%. India is ranked third worldwide in the production of pharma products by volume and 14th by value. This sector is the largest provider of generic medicines globally. हमारा pharma जो sector है, that is the largest provider of generic medicines globally. 20% share वो hold करता है global supply of by volume में.
and is also the leading vaccine manufacturer globally with a market share of 60%. सर्विस सेक्टर के बारे में देख लेते हैं. सर्विस सेक्टर रिकवर्ड स्विफ्टली इन 2021-22 जब हालांकि वो पहले उसमें बर्डन आया था पैंडेमिक का. 2021-22 में सर्विस सेक्टर ग्रो हुआ 8.4% एज कम्पेयर टू अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7.8% इन 2020-21. 2022-23 में द सर्विस सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 9.1%. Foreign direct investment in service. The World Investment Report 2022 of UNCTAD places India as the 7th largest recipient of FDI in the top 20 countries in 2021. World Investment Reports है जो कि UNCTAD की है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है. वो इंडिया को प्लेस करता है 7th largest recipient of foreign direct investment in the top 20 countries in 2021. फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया रिसीव किया हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लोज ऑफ 84.8 बिलियन. 84.8 बिलियन हमने आज तक के सबसे ज्यादा एफडीआई फाइनेंशियल ईयर 2022 में लिए हैं, इंक्लूडिंग 7.1 बिलियन एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज इन द सर्विस सेक्टर. ये इंक्लूड करता है 7.1 बिलियन इन सर्विस सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर में देख लेते हैं. इंडिया ने अचीव किया ऑल टाइम हाई एनुअल merchandise export of $422 billion in financial year 2022. Merchandise exports तो थे वो 332.8 बिलियन ओवर अप्रैल दिसंबर 2022 थे. ये अब थे इतने में अगेंस्ट 305 बिलियन ड्यूरिंग पीरियड अप्रैल दिसंबर 2021. नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स दिसंबर टू अप्रैल टू दिसंबर 2022 में थे 233.5 बिलियन एज कम्पेयर टू 230 बिलियन इन द सेम क्वार्टर इन 2021. पेट्रोलियम, ऑयल, ल्यूब्रिकेंट्स, पीओएल एक्सपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 21.1% एंड नॉन पीओएल एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 78.9% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स. तो बेसिकली पेट्रोलियम, ऑयल और ल्यूब्रिकेंट्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स में, दैट इज 21.1%. Capital account balance, foreign investment consisting of foreign direct investment and foreign portfolio investment is the largest component of capital account. क्या है सबसे largest component capital account का? FDI and FPI. FDI inflows 39.3 billion थे as compared to 42.5 billion a year ago in April to September 2022. Computer software, hardware अट्रैक्ट किया हाईएस्ट FDI equity inflow 23.4% का, फॉलोड बाय सर्विसेज 15.4% एंड ट्रेडिंग. तो सबसे ज्यादा एफडीआई आया किस में आया है? कंप्यूटर सर्विस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. उसके बाद आया है सर्विसेज में और उसके बाद आया है ट्रेडिंग में. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए आप लोगों को. In terms of FDI inflows, Singapore was the top investing country with a 37% share, followed by Mauritius, UAE and USA. Foreign exchange reserves. As of December 2022, foreign reserves stood at $563 billion, covering 9.3 months of imports. As of end November 2022, India is the 6th largest foreign exchange reserves holder in the world. Remittances are the second largest major source of external financing after service export. External financing आने का remittances second largest major source है. India नवंबर 2022 में 6th largest foreign exchange reserve holder है वर्ल्ड का. हमारे फॉरेक्स स्टूड करते थे दिसंबर 2022 में 563 बिलियन और हमारे पास 9.3 मंथ्स का इंपोर्ट कवर है. इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट 7.5 लाख करोड़ जो कि 35.4% हायर देन 2021-22. टू सस्टेन द इन्वेस्टमेंट ड्राइव, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ने प्रोवाइड किया है अ फॉरवर्ड लुकिंग रोड मैप of investable projects of around 111 lakh crore between 2019-20 and 2024-25. Currently, National Infrastructure Pipeline has 8,964 projects with a total investment of more than 108 lakh crore under different stages of implementation. The transport sector constitutes more than half of these projects. Employment देख लेते हैं. Labor markets have recovered beyond pre-COVID levels in both urban and rural areas. The unemployment rate decreased from 5.8% in 2018-19 to 4.2% in 2020-21.
There was also an increase in the rural female labor force participation rate from 19.7% to 27.7%. रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी इंक्रीज हुआ है. Unemployment rate in urban areas decreased from 8.3% in July-September 2019 to 7.2% in July to September 2022. The number of persons demanding work under NREGAs was seen at a level similar to the pre-pandemic period. The number of work done under NREGAs has steadily increased over the years, with 85 lakh completed works in 2021-22 and 70.6 lakh crore works in 2022-23 as on January 9, 2023. इंश्योरेंस एंड पेंशन के बारे में देखते हैं. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम्स टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.7 in 2000 to 4.2 in 2021. सर्वे ने नोट किया लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया वॉज 3.2% इन 2021. इंक्रीज होने की वजह से एफडीआई लिमिट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज और डिजिटाइजेशन की वजह से इंश्योरेंस मार्केट इज लाइकली टू फैसिलिटेट ग्रोथ. इंडिया का पेंशन सेक्टर एक्सपैंड किया है सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना, दैट इज APY. Coverage of population under National Pension Scheme and Atal Pension Yojana as a share of total population increased from 1.2% in 2016-17 to 3.7% in 2021-22. The survey noted that there is significant scope of growth in India's pension sector as per capita income is expected to rise in the future. Guys, with this we complete our economic survey and budget document और इसके साथ ही साथ हमारे इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स भी खत्म हो गए हैं. एक दो बार आप इसे रिवाइज कीजिए. इकोनॉमी कैन बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है, तो स्पेसिफिकली आपको जरूरत है इसे एक दो बार रिवाइज करने की. फोन रख दीजिए साइड में, वीडियो चला के सुनते जाइए. आप चाहें तो इसे 1.5 की स्पीड में भी सुन सकते हैं. बट गाइज डोंट गिव अप. आने वाला है एग्जाम एंड यस वी कैन डू इट.